सुनिए पुताई वाले को कब बुला रहे हो, जल्दी कर लो वरना सारे काम एक साथ सिर पर आ जाएंगे। करता हूँ आज निमंत्रण पत्र छपने के लिए देकर आया हूँ, रंग वाले के पास जाना नहीं हो पाया। देखिए शादी के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। एक बार घर की पुताई हो जाए और घर के सामान सही जगह व्यवस्थित हो जाए तो बहुत सहूलियत होगी। जानता हूँ तुम्हारी परेशानी, कल ही पुताई वाले से बात करके आऊँगा। 2 दिन बाद बुला ही लीजिए। तब तक मैं घर का सारा कबाड़ निकाल कर रखती हूँ, जिससे उसका काम भी फटाफट हो जाएगा और घर में थोड़ी जगह भी हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे भी वह छोटा कमरा बेकार की चीज़ों से भरा पड़ा है, खाली हो जाएगा तो अच्छा है। जब से अविनाश की बेटी स्वप्ना की शादी तय हुई थी, उनकी अपनी पत्नी कंचन से ऐसी बातचीत चलती रहती थी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, काम का बोझ और हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। घर की पुताई कई सालों से टलती चली आ रही थी। दीपक और सपना की पढ़ाई का खर्चा, रिश्तेदारी में शादी ब्याह, बाबूजी का ऑपरेशन वगैरह ऐसी कई वजहों से घर की सफाई पुताई नहीं हुई थी। मगर अब इसे टाला नहीं जा सकता था। बेटी की शादी है, दोस्त रिश्तेदार सभी आएंगे और तो और लड़के वालों की तरफ से सारे बाराती घर देखने जरूर आएंगे। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। घर अच्छी तरह से साफ सुथरा करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन कंचन ने छोटा कमरा खाली करना शुरू किया। काफ़ी ऐसा सामान था जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, बस घर में जगह घेरे पड़ा था। उस पर पिछले कई सालों से धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सारा कबाड़ एक एक करके बाहर आने लगा। कल ही कबाड़ी को बुलाऊंगी। थक गई इस कबाड़ को संभालते संभालते। कमरा खाली करते हुए कंचन बोल पड़ी। आंगन में पुरानी चीज़ों का एक छोटा सा ढेर लग गया। शाम को अविनाश बाहर से लौटे तो उन्हें आंगन में फेंके हुए सामान का ढेर दिखाई दिया। उसमें एक पुराना आईना भी था, 5 फुट ऊंचा और करीब 2 फुट चौड़ा। काफ़ी बड़ा, भारी भरकम शीशम की लकड़ी का मजबूत फ्रेम वाला आईना। अविनाश की नज़र उस आईने पर पड़ी। उसमें उन्होंने अपनी छवि देखी, धुंधली सी मकड़ी के जाले में जकड़ी हुई। शीशे को देखकर उन्हें कुछ याद आया। धीरे धीरे यादों पर से धूल की परतें हटती गई। बहुत सी यादें जोहन में उजागर हुई। आईने में एक छवि निखर आई, बिल्कुल साफ छवि कंचन की। 30 साल पहले की बात है। नई नवेली दुल्हन कंचन, हाथों में मेहंदी, लाल रंग की चूड़ियाँ, घूंघट में शर्मीली सी। अविनाश को अपने शादी के दिन याद आए। संयुक्त परिवार में बहू बनकर आई कंचन। दिन भर सास, चाची सास, दादी सास, न जाने कितनी सारी सासों से घिरी रहती थी। उनसे अगर फुर्सत मिलती तो छोटे ननद देवर अपना हक जमाते। अविनाश बेचारा अपनी पत्नी का इंतजार करते करते थक जाता। जब कंचन कमरे में लौटती तो बुरी तरह से थक चुकी होती थी। नौजवान अविनाश पत्नी का साथ पाने के लिए तड़पता रह जाता। पत्नी को एक नज़र देख पाना भी उसके लिए मुश्किल था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उनका कमरा रसोई घर से थोड़ी ऊंचाई पर तिरछे कोण में था। अविनाश ने यह बड़ा सा आईना बाजार से खरीदा और अपने कमरे में ऐसे एंगल कोण में लगाया कि कमरे में बैठे बैठे रसोई में काम करती अपनी पत्नी को निहार सके। इसी आईने ने पति पत्नी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ा दी। वह दोनों दिल से एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उनके इंतजार के लम्हों का गवाह था ये आईना। इसी आईने के जरिए वे दोनों एक दूसरे की आंखों में झांका करते थे, एक दूसरे की दिल की पुकार समझा करते थे। यही आईना उनकी नज़र की जवाब बोलता रहा। उनकी जवानी के हर पल का गवाह था ये आईना। आंगन में खड़े खड़े अपने आप में खोए से अविनाश उन दिनों की सैर कर आए। अपनी नौजवानी के दिनों को यादों में ही एक बार फिर से जी लिया। अविनाश ने दीपक को बुलाया और वह आईना उठाकर अपने कमरे में करीने से रखवाया। दीपक अचरज में पड़ गया। ऐसा क्या है इस पुराने आईने में, इतना बड़ा भारी सा
काफ़ी जगह घेरने वाला कबाड़ उठवाकर पापा ने अपने कमरे में क्यों लगवाया, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी दादी के पास चला गया। दादी पापा ने वह बड़ा सा आईना कबाड़ से उठवाकर अपने कमरे में लगा दिया। तो क्या हुआ दादी, वह कितनी जगह घेरता है, कमरे से बड़ा तो आईना ही है। दादी अपना मुंह आंचल में छिपाए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। दादी को अपने बेटे की यह तरकीब पता थी। उन्होंने अपने बेटे को आईने में झांकते हुए बहू को निहारते पकड़ा भी था। दादी की वह नटखट हंसी, हंसते हंसते शर्माने के पीछे क्या माजरा है, दीपक समझ नहीं सका। पापा भी मुस्कुरा रहे थे। जाने दो, सोचकर दीपक दादी के कमरे से बाहर निकला। इतने में माँ ने दीपक को आवाज़ दी। कुछ और सामान बाहर आंगन में रखने के लिए कहा। दीपक ने सारा सामान उठाकर कबाड़ के ढेर में ला पटका, सिवाय एक क्रिकेट बैट के। यह वही क्रिकेट बैट था जो 20 साल पहले दादाजी ने उसे खरीदवाया था। वह दादाजी के साथ गांव से शहर आया था। दादाजी का कुछ सामान था शहर में उनके साथ। शहर देखने और बाजार घूमने दीपू चल पड़ा था। चलते चलते दादाजी की चप्पल का अंगूठा टूट गया था। वैसे भी दादाजी कई महीनों से नई चप्पल खरीदने की सोच रहे थे। बाजार घूमते घूमते दीपू की नज़र खिलौने की दुकान पर पड़ी। ऐसी खिलौने वाली दुकान तो उसने कभी नहीं देखी थी। उसका मन कांच की अलमारी में रखे क्रिकेट के बैट पर आ गया। उसने दादाजी से जिद की कि वह बैट उसे चाहिए। दीपू के दादाजी व पिताजी की माली हालत उन दिनों अच्छी नहीं थी। ज़रूरतें पूरी करना ही मुश्किल होता था। बैट जैसी चीज़ें तो ऐश में गिनी जाती थी। दीपू के पास खेल का कोई भी सामान न होने के कारण गली के लड़के उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। श्याम तो उसे अपने बैट को हाथ लगाने ही नहीं देता था। दीपू मन मसोड़ कर रह जाता था। दादाजी इन परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनसे अपने पोते का दिल नहीं तोड़ा गया। उन्होंने दीपू के लिए वह बैट खरीद लिया। बैट काफ़ी महंगा था। चप्पल के लिए पैसे ही नहीं बचे तो दोनों बस अड्डे के लिए चल पड़े। रास्ते में चप्पल का फट्टा भी टूट गया। सड़क किनारे बैठे मोची के पास चप्पल सिलवाने पहुँचे तो मोची ने कहा, दादाजी यह चप्पल इतनी फट चुकी है कि इसमें सिलाई लगने की कोई गुंजाइश नहीं। दादाजी ने चप्पल वहीं फेंक दी और नंगे पाँव ही चल पड़े। घर पहुँचते पहुँचते उनके तलवों में फफोले पड़ चुके थे। दीपू अपने नए बैट में मस्त था। अपने पोते का गली के बच्चों में अब रोब होगा, इसी सोच से दादाजी के चेहरे पर रौनक थी। पैरों की जलन का शिकवा ना था। चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। हाथ में बैट लिए दीपक उस दिन को याद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू ढलक कर बैट पर टपक पड़े। आज दीपू के दिल ने दादाजी के पैरों की जलन महसूस की, जिसे वह अपने आंसुओं से ठंडक पहुंचा रहा था। तभी शाम की सैर करके दादाजी घर लौट आए। उनकी नज़र उस बैट पर गई जो दीपू ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हंसते हुए उन्होंने पूछा, क्यों बेटा दीपू, याद आया बैट का किस्सा? हाँ दादाजी, दीपू बोला। उसकी आंखें भर आई और वह दादाजी के गले लग गया। दादी जी ने देखा कि दीपू की आंखें नम हो गई थी। दीपू बैट को प्यार से सहलाते चूमते अपने कमरे में आया और उसे झाड़ पोंछ कर कमरे में ऐसे रख दिया मानो वह उस बैट को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखना चाहता है। दादाजी अपने कमरे में पहुँचे तो देखा कि दीपू की दादी पलंग पर बैठी है और इर्द गिर्द छोटे छोटे बर्तनों का भंडार फैला है। इधर तो आइए, देखिए। इन्हें देखकर कुछ याद आया। वो बोली, अरे तुम्हें कहाँ से मिले? बहू ने घर का कबाड़ निकाला है ना, उसमें से मिल गए। अब वे दोनों पास पास बैठ गए। कभी उन छोटे छोटे बर्तनों को देखते तो कभी दोनों दबे दबे से मुस्कुरा देते। फिर वह पुरानी यादों में खो गए। ये वही पानदान था जो दादी ने अपनी सास से छिपाकर चुपके से खरीदा था। दादाजी को पान का बड़ा शौक था, मगर उन दिनों पान खाना
अच्छी आदत नहीं मानी जाती थी दादाजी के शौक के लिए। दादी जी का जी बड़ा तड़पता था। अपनी सास से छिपाकर उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू किए, कुछ दादाजी से मांगे और फिर ये पानदान दादाजी के लिए खरीद लिया। चोरी छिपे घर में लाई कि कहीं सास देख ना ले। बड़ा सुंदर था पानदान। पानदान के अंदर छोटी छोटी डिब्बियाँ, लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखने के लिए छोटी सी हंडिया, चूने और कत्थे के लिए हंडियों में तिल्ली नुमा कांटे और हांडियों के छोटे से ढक्कन। सारे बर्तन पीतल के थे। उसके बाद हर रात पान बनता रहा और हर पान के साथ दादा दादी के प्यार का रंग गहरा होता गया। दादाजी जब बूढ़े हो चले और उनके नकली दांत लग गए तो सुपारी खाना मुश्किल हो गया। दादी जी के हाथों में भी पानदान चमकाने की आदत नहीं रही। बहू को पानदान रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः पानदान स्टोर में डाल दिया गया। आज घर का कबाड़ निकाला तो दादी को यह पानदान मिल गया। दादी ने पानदान उठाया और अपने कमरे में ले आई। इस बार सास से नहीं, अपनी बहू से छिपाकर थरथराती हथेलियों से वह पानदान संवार रही थी। उन छोटी डिब्बियों में जो अनकहे भाव छिपे थे आज फिर से उजागर हो गए। घर के सभी सदस्य रात के समय अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। कंचन, अविनाश उसी आईने के सामने एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। दादा दादी पान के डब्बे को देखकर पुरानी बातों को ताज़ा कर रहे थे। दीपक बैट को सीने से लगाए दादाजी के प्यार को अनुभव कर रहा था। जब उन्होंने स्वयं चप्पल न खरीदकर उन पैसों से उसे बैट खरीद कर दिया था, नंगे पांव चलने के कारण उनके पाँव में छाले हो गए थे। सपना भी कबाड़ के ढेर में पड़ा अपने खिलौनों का सेट उठा लाई थी, जिससे वह बचपन में घर घर खेला करती थी। यह सेट उसे माँ ने दिया था। छोटा सा चूल्हा, छोटे छोटे बर्तन, चम्मच, कलछी, कढ़ाई, चिमटा, नन्हा सा चकला बेलन, प्यारा सा हैंडपम्प और उसके साथ साथ एक छोटी सी बाल्टी। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। राखी के पैसे जो मामा जी ने माँ को दिए थे, उन्हीं से वह सपना के लिए ये खिलौने लाई थी। तब सपना ने बड़े प्यार से सहलाते हुए सारे खिलौनों को पोटली में बांध लिया था। उस पोटली ने उसका बचपन सिमेट लिया था। आज उन्हीं खिलौनों को देखकर बचपन की एक एक घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। दीपू भैया से लड़ाई, माँ का प्यार और दादा दादी का दुलार। जिंदगी में कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा जीने को दिल चाहता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें खोने को जी चाहता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी से ऐसे पलों को चुन रहा था। यही पल ज़िंदगी की भाग दौड़ में कहीं छूट गए थे। ऐसे पल, ये यादें जिन चीज़ों से जुड़ी होती हैं, वह चीज़ें भी कबाड़ नहीं होती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।